नाइट में आप सभी का स्वागत है। ईडी सीबीआई के खिलाफ विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं के लिए अलग नियम कैसे बनेंगे, एक ही कानून के अधीन हैं हम सभी। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने बताएंगे आपको। साथ ही संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी मामले पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने। कांग्रेस पर आरोप है कि लोकतंत्र की नहीं बल्कि कांग्रेस लड़ रही है स्वार्थ की लड़ाई, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो बचा रही है लोकतंत्र। क्या है आरोप और प्रत्यारोप, ये भी देखेंगे। साथ ही बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट की ममता सरकार को सख्त टिप्पणी। हनुमान जयंती पर पुलिस ना संभाल सके तो पैरामिलिट्री करे तैनात, क्या कहा कोर्ट ने। इसी के साथ अपडेट होगा बिहार की स्थिति पर भी, होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इंकार। कहा एक आम नागरिक और एक राजनेता के लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकते। पूछा किस आधार पर राजनेताओं को हिरासत या पूछताछ के कानूनी प्रावधानों से सुरक्षा दी जा सकती है। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला जारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कांग्रेस लोकतंत्र नहीं बल्कि स्वार्थ की लड़ाई में लगी। राहुल पर लगाया अदालत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करने का आरोप। पीयूष गोयल ने कहा हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं राहुल। संसद में जारी रहा गतिरोध। विपक्ष के हंगामे से फिर नहीं चल सके दोनों सदन। कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन बिल किया पेश। गुरुवार को संसद के बजट सत्र का है आखिरी दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल की हिंसा के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आगामी हनुमान जयंती को देखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने कहा राज्य की कानून व्यवस्था को काबू करने में ममता रही विफल। कर्नाटक में चढ़ रहा है सियासी पारा। जेडीएस को लगा तगड़ा झटका। पार्टी के पूर्व सांसद एलआर शिवराम गौड़ा ने थामा भाजपा का दामन। कहा राज्य की जनता सूबे में चाहती है डबल इंजन की सरकार। मशहूर कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप बीजेपी की ओर से करेंगे राज्य में प्रचार। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बंदी संजय की आधी रात को हुई गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में घमासान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में थाने के बाहर किया प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा तेलंगाना सरकार में दो ही काम होता है, लीकेज और पैकेज। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी केस में 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। 13 अप्रैल को होगी जमानत पर अगली सुनवाई। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश की 55 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया गया सम्मानित। मशहूर समाज सेविका सुधा मूर्ति को पद्म भूषण किया गया प्रदान। रवीना टंडन, एमएम किरावानी और आनंद कुमार को पद्मश्री किया गया प्रदान। सुप्रीम कोर्ट से आज विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने विपक्षी दलों की तरफ से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग वाली अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में दिशा निर्देश नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आम नागरिक और एक राजनेता के लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि किस आधार पर राजनेताओं को हिरासत या पूछताछ के कानूनी प्रावधानों से सुरक्षा दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी मामले में अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो उस विशेष मामले को कोर्ट के सामने उठाया जा सकता है। कांग्रेस की अगुवाई में
इन 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट से नेताओं की हिरासत और जमानत को लेकर गाइडलाइंस बनाने की मांग की थी। जिन राजनीतिक दलों ने कोर्ट का रुख किया था उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारत राष्ट्र समिति, शिवसेना उद्धव ठाकरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और डीएमके शामिल हैं। ये 14 पार्टियां हैं जो अपनी दलील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं। और बात संसद की। संसद में एक दिन की छुट्टी के बाद बुधवार को फिर कार्रवाई शुरू हुई। दोनों सदनों में राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह से कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में मौजूदा सत्र में गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते बुधवार को भी दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। जैसे ही सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल के सांसद सदन में हंगामा करने लगे, जिसके चलते कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में भी वही कहानी दोहराई गई। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोपहर बाद 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन बिल 2023 पेश किया। बिल में मौजूदा कानूनों में कई बदलावों के प्रावधान हैं। एक अहम प्रावधान में नो डेवलपमेंट जोन में झींगा के उत्पादन की छूट देने का जिक्र है। बिल के पेश होने के बाद हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया, वहीं विपक्ष अडानी मुद्दे पर सदन में नारेबाजी करता रहा। मेरी ये कोशिश रही कि रूल 267 को लेकर मैं इस सदन के सामने चंद बातें रखने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे बातों का कोई असर इस सदन में नहीं पड़ रहा और सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा। बेबुनियाद विषय जो इस सदन से संबंधित नहीं है, आप उन्हीं के पॉइंट ऑफ ऑर्डर का आउटकम दे रहे, उस पर निर्णय दे रहे, उसमें उसको इंटरेस्ट चाहिए। और ये इनकी हर बार जब इनको मौका दिया जाता है, वास्तव स्थिति ये है कि इन्होंने देश के हर एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किए, सदन को बदनाम किए, चेयर को बदनाम किए। माफी इन्होंने भी मांगनी चाहिए और इनके नेता जो पूरे देश और विदेश में भारत की हर इंस्टीट्यूशन को बदनाम करती है। गौरतलब है कि मौजूदा सत्र में सदन में गतिरोध के चलते एक भी दिन अभी तक सुचारू रूप से कामकाज नहीं हो पाया है। वित्तीय विधेयक को भी बिना चर्चा के पारित कराना पड़ा। के पीछे कांग्रेस और विपक्ष जिम्मेदार है, जिनकी स्ट्रेटजी ही थी कि अगर बजट पर बहस हो गई तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो वित्त मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो वित्त मंत्री जी ने बजट बनाया है, वो मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे अच्छा बजट है। उस पर लंबी चर्चा राज्यसभा में 10 घंटे होती और 12-14 घंटे लोकसभा में होती, तो पूरे देश और दुनिया जानती कि किस प्रकार से हमारा जो बजट है वो लोक कल्याणकारी है और भविष्य में विकसित राष्ट्र बनने का, सुपर पावर बनने का, विश्व गुरु बनने की दिशा में उसकी आधारशिला मोदी जी ने इस बजट में रख दी थी। अब सत्र में बस गुरुवार का ही दिन बचा है। ऐसे में सदन में गतिरोध टूटेगा, इसकी संभावना कम ही है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। आपराधिक मानहानि मामले पर संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह हंगामा जारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा पर निशाना साधा और कहा कि शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई और आमजन को परेशान किया गया। क्या ये गांधीवाद का सिद्धांत है? बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की नहीं बल्कि स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती कांग्रेस।
आपराधिक मानहानि केस में सूरत की अदालत से 2 साल की सजा पाने के बाद राहुल गांधी की अपील फिलहाल सूरत की सेशन कोर्ट में लंबित है, लेकिन ये मामला संसद और संसद के बाहर गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष बीजेपी की ओर से इस मामले में राहुल गांधी पर लगातार हमले किए जा रही है। बुधवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल के खिलाफ मोर्चा संभाला और उन पर जमकर वार किया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में जुटी है और वो लोकतंत्र नहीं बल्कि स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी ने धमकी भरे अंदाज में कानूनी लड़ाई की शुरुआत की है और जिस तरह वो नेताओं की फौज लेकर अदालत गए हैं, वो अदालत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है। कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने भी राहुल पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि राहुल के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद नियमों के मुताबिक कार्रवाई हुई है और उन्हें सरकार पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। के नेता जो पूरे देश और विदेश में भारत के हर इंस्टीट्यूशन को बदनाम करती है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सदन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ये इस प्रकार से दबाव बनाने की जो कोशिश है कांग्रेस की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। भ्रष्टाचार करने से तो बाज आते नहीं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं। डेमोक्रेसी में उन लोगों का विश्वास ही नहीं है। मेरे हिसाब से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका डेमोक्रेसी है। जुडिशरी को लेके वो विदेश में बोल रहे हैं, वो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ बोले हैं, विदेश में जाके वो मीडिया के खिलाफ बहुत बोले हैं। स्पीकर साहब के पर उन्होंने आक्षेप लगाया है। चुनाव आयोग के खिलाफ वो बोले हैं, सीबीआई और ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोले हैं। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो लीगली क्या करना है उसके लिए उनको दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। अभी तो सूरत कोर्ट का क्या निर्णय आता है, बाद में राहुल गांधी की भी मतलब मेंबरशिप बाहर हो सकती है, उसके लिए उन्होंने कोशिश करनी चाहिए, ना कि सरकार पर आरोप लगाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पार्टी कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालती है और वो ये भी नहीं कहना चाहती कि सरकार दबाव डाल रही है। एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। गौरतलब है कि 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। उधर मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को हाजिर होना है। आरोप है कि राहुल ने मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर उनका अपमान किया था। बता दें कि राहुल पर अलग अलग राज्यों में मानहानि के 5 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में सूरत कोर्ट उन्हें 2 साल की सजा सुना चुका है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाए हैं। तुमने हमारे घर की शान बढ़ा दी है। तुमने हमारे घर को अनमोल बना दिया है। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती,
वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाए नया भारत। कर्नाटक में चुनाव के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ रहा है। चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले ही जेडीएस को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व सांसद एलआर शिवराम गौड़ा ने भाजपा का दामन थामा तो मशहूर कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने बीजेपी की ओर राज्य में प्रचार करने का ऐलान किया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर हैं। लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के भाजपा का समर्थन किए जाने और पार्टी के लिए प्रचार किए जाने की घोषणा के बाद से स्थानीय नेता और कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार करने की घोषणा की है। I've been a citizen and I'm paying my taxes. So when I see certain developments happening and certain good things happening there, I will have my opinion, sir. In that way, I totally, there is no way that we can, as a citizen, we'll be 100% okay with everything in life. But there are lots, sir. There are lots we agree upon, we idealize and we say, yeah, this is right. That is why India is popularized, India is going up today. Yes, of course, I agree upon our leadership. Mr. Modi, I totally respect certain decisions that he is taken, and as an Indian, I totally respect that, sir. But that has got nothing to do with me sitting here today. राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि किच्चा सुदीप के भाजपा का प्रचार करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं कन्नड़ अभिनेता के बीजेपी का प्रचार करने के फैसले पर कांग्रेस ने इसे दबाव की राजनीति बताया है। कर्नाटका इलेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय 6.5 करोड़ कन्नडिगास ब्रदर एंड सिस्टर्स, नॉट बाय फिल्म एक्टर्स। इस बीच किच्चा सुदीप और उनके मैनेजर जैक मंजू को एक धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र के बाद सुदीप के करीबी दोस्त और मैनेजर जैक मंजू ने पुत्तेनाहल्ली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पत्र में सुदीप के प्राइवेट वीडियो लीक करने की धमकी दी गई है। एक अन्य राजनीतिक घटनाक्रम में जेडीएस के मांडिया से पूर्व सांसद एलआर शिवराम गौड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसे जेडीएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार पहले से भी ज्यादा वोट शेयर रहेगा और वो और ज्यादा सीटें जीतेगी। Karnataka people, they are very clever voters. Because of the double engine government only do the better work than any government. Early we don't know the work of the BJP in Karnataka and South India. Now we'll see the work. So this party is a totally different cadre level party. Next election, highest majority will come, BJP will form the government. ये माहौल बीजेपी के तरफ से, उसकी वजह से कांग्रेस जेडीएस का बहुत नेता लोग भाजपा में शामिल हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी बीजेपी के फेवर में है, मोदी जी के फेवर में है। जनता भरोसा रखा है बीजेपी, केवल सिर्फ बीजेपी के ऊपर। वोट भी ज्यादा मिलेगा, सीट भी ज्यादा मिलेगा। राज्य में चुनावी पारा बढ़ रहा है तो पार्टियां बैठक करके रणनीति बनाने में भी लगी हुई हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बंदी संजय की आधी रात को हुई गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में घमासान मचा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में थाने के बाहर प्रदर्शन किया और तेलंगाना सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि तेलंगाना सरकार में दो ही काम होते हैं, लीकेज और पैकेज। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद बंदी संजय की गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में घमासान मचा है। दरअसल बंदी संजय को आधी रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें करीमनगर में उनके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। बंदी संजय को पुलिसकर्मियों द्वारा घसीटकर पुलिस वैन में बिठाया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। गिरफ्तारी के दौरान बंदी संजय और पुलिस के बीच बहस भी हुई। बंदी संजय के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। संजय को हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक छोटे से शहर गजुला रामाराम के एक पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे और गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी करने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नलगोंडा में बोम्मला रामाराम पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में बवाल बढ़ने पर उन्हें बोम्मला रामाराम पुलिस थाने से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया। बीजेपी ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए तेलंगाना सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि सरकार में दो ही काम होता है, लीकेज और पैकेज। रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे अरेस्ट किया है। अभी तक भी ना आम जनता को बताया, ना कोर्ट को बताया, ना भारतीय जो संजय जी को बताया। अभी तक क्यों अरेस्ट किया, कौन सा सेक्शन में अरेस्ट किया, ना पुलिस को क्लैरिटी है, ना कोर्ट के पास क्लैरिटी दिया है वो लोग, ना सरकार के पास क्लैरिटी है। बिल्कुल एक गलत तरीके से ये एपिसोड चला रहे। तेलंगाना में हमारे संसद लोकसभा बंडी संजय कुमार को बेबुनियाद गिरफ्तार करना और गैर कानूनी गिरफ्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी सख्त खंडन करती है। गौरतलब है कि 10वीं कक्षा के बोर्ड के पेपर लीक होने की सूचना मिलने के बाद बंदी संजय ने राज्य सरकार पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था। पेपर लीक होने को लेकर बंदी संजय आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने भी प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पिछले महीने कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार ने हालिया हावड़ा और हुगली हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट के सामने पेश की, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी नियुक्ति की जाए। रामनवमी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद हालात अब सुधरते दिख रहे हैं। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती है। राज्य सरकार ने हाल की हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आगामी हनुमान जयंती को देखते हुए राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह राज्य में विश्वास बहाली के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का अनुरोध कर सकती है। खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को हनुमान जयंती की रैलियां निकालने पर किसी भी तरह की शांति भंग से बचने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साथ ही ममता सरकार को निर्देश दिया कि जहां-जहां धारा 144 लगी हो वहां से हनुमान जयंती का जुलूस या शोभा यात्रा न निकाली जाए। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल सरकार से हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य की कानून व्यवस्था को काबू करने में विफल साबित होती जा रही हैं। किसी भी राज्य का जो हर एक व्यक्ति होता है, हर एक नागरिक होता है, उनका सुरक्षा सुनिश्चित करना उस स्टेट की गवर्नमेंट की बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर कोई स्टेट इसमें फेलियर होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में नाकामयाब होते हैं, तो मैं कहूंगा कि वो जो गवर्नमेंट है अपना स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में व्यर्थ है। इस बीच बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने रिषड़ा में हुई हिंसा को लेकर हुगली में पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस पक्षपात कर रही है, पत्थरबाजी करते हैं, उन्हें पुलिस कुछ नहीं करती है और जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। बीजेपी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग कर रही है, तो टीएमसी का कहना है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या है, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड से साफ हो जाता है। जैसे हम लोग देखे हैं कि रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर से पत्थरबाजी हो रहा था, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन ऊपर से देखे तो जिसके ऊपर आक्रमण हुआ, जो शोभा यात्रा में जो साधारण जो जनरल पब्लिक जो ऐसे ही शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, हमारे माता जी, हमारे बहन, सब लोग, बच्चे लोग जो शामिल हुए थे, उसके ऊपर जिसके ऊपर हमला हुआ है उसको गिरफ्तारी किया। तो सब लोग को जो गिरफ्तार कर रहे हैं ये वन साइडेड हो रहा है। और क्यों जो पत्थरबाज है अभी तक, जो उस दिन 4-5 ट्रकों में आके जो ट्रेन में पत्थर फेंका, लोकल ट्रेन में ऐसा करके आक्रमण अटैक किया, उसको क्यों अभी तक नहीं अरेस्ट किया। हमारा कोशिश सप्ताह भर से बंगाल की अलग अलग शहरों में, गांवों में हिंसा जिस प्रकार से फैल रहा है, लोग जिस प्रकार डरे सहमे हुए हैं, नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा वो कंट्रोल में आएगा। अगर होता तो पहले ही कर देते। ममता बनर्जी अब दूसरे को दोषारोपण करने में लगे हैं।
अपना जिम्मेदारी भूल गई हैं। गवर्नर जो दार्जिलिंग में उनका टूर था उसको शॉर्टकट करके वापिस आए और वो इफेक्टेड जो जगह है वहां खुद पहुंचे, जाकर लोगों से बातचीत की, लोगों की हिम्मत बढ़ाई। अब नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट फॉलो कीजिए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट तो हम नहीं बनाते, वो देख लीजिएगा तो आपका जवाब मिल जाएगा। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन बंगाल को लॉ एंड ऑर्डर में इतना अच्छा मार्क्स दिया। आरोप प्रत्यारोप तो जारी ही है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता हालात को सामान्य करने की होनी चाहिए ताकि लोग बिना भय के आम जिंदगी जी सकें। दिल्ली से पार्लियामेंट टीम और कोलकाता से प्रसन्नजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं बिहार में हुई हिंसा के बाद हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सियासी घमासान जारी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने रामनवमी के दौरान विभिन्न शहरों में हुए उपद्रव का मामला उठाया और जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया तो नीतीश से प्रशासनिक विफलता से इनकार किया। बिहार में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा की वारदातों के बाद हालात सुधर रहे हैं। बिहार शरीफ और सासाराम दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन इन घटनाओं के बाद राज्य में नीतीश सरकार निशाने पर है और विधानसभा में भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिहार शरीफ में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रशासन का कहना है कि लोगों ने जागरूकता रैली निकाली और उससे शांति की बहाली हुई। 6 तारीख तक इंटरनेट बंद है, उसके बाद अगर स्थिति सामान्य रही तो इसे चालू किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि पुलिस सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अलर्ट भी हैं हम लोग और लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं। लोग खुद आ रहे हैं, शांति सद्भावना मार्च कर रहे हैं। यही हमारी स्ट्रेटजी है। 6 तारीख तक तो बंद है, 6 तारीख की शाम तक। उसके बाद अगर स्थिति सामान्य रही तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं करेंगे। 11 से ज़्यादा कंपनियां हैं और बिहार पुलिस की भी कंपनी है, मिलिट्री पुलिस, सारे लोग हैं। बिहार के डीजीपी आरएस भाटी ने सासाराम के हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य हो रही है, तनाव नियंत्रण में है, उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। स्थिति सामान्य हो रही है, तनाव नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था स्थापित की गई है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट है अभी भी पर्याप्त मात्रा में और जो तनाव उत्पन्न हुआ था वो हम लोग काफ़ी हद तक उसको दूर कर चुके हैं। जो आगजनी की गई थी उसकी भी जांच चल रही है। एफएसएल की टीम आई थी और हम लोग सर्टेन कर रहे हैं कि शरारती तत्वों वो कौन थे शरारती तत्व, उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने रामनवमी के दौरान विभिन्न शहरों में हुए उपद्रव का मामला उठाया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में अराजकता की स्थिति होने का आरोप लगाया। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रही है और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। का जवाब सुनने को तैयार नहीं है। ये भ्रष्ट लोग, ये अपराधी और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले, सत्ता के लिए समर्पण कर चुके, कुर्सी के लिए पूरी तरह से अपराधियों के गोद में, भ्रष्टाचारियों के गोद में मुख्यमंत्री बैठ गए हैं। ये सरकार न्याय नहीं दे सकता है कि इनको जवाब में कोई रुचि नहीं है। जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं और ये आज की बात थोड़े है महोदय, आपने पूरे सत्र में देखा है। हिंसा को लेकर बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया और राज्य में अराजकता की स्थिति होने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि एक खास समुदाय के लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके, हिंसा को प्रोत्साहित किया। ये पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से हुआ और हिंसा के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। हालांकि नीतीश का कहना है कि प्रशासन ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जो भी कुछ हुआ है बिहार शरीफ और सासाराम के अंदर पूरे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेवार है और बिहार सरकार का निकम्मापन, बिहार सरकार की जो असमर्थता है, यह दर्शाता है कि सरकार ने स्थिति को बिगड़ने दिया। क्यों नहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को पहले जो है दोनों जगह नियुक्त किया गया। 2 जगह पर जो किया
वो एक एक चीज पर नजर है और पूरे बिहार पर नजर है। हम तो तत्काल मीटिंग किए और सारे अधिकारियों को कह दिया, सब लोग लगे हुए हैं और जितने लोग हैं सब लोगों को हम कह रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी जाति के हो, सबके लोगों को हम पूरे तौर पर अलर्ट कर रहे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था के हालात में गिरावट आ रही है वो प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल और बिहार सहित देश में कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। रामनवमी पर हुई हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने अब हनुमान जयंती को लेकर एडवाइजरी जारी की है। कल होने वाली हनुमान जयंती पर एडवाइजरी में सभी राज्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। इसके अलावा त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी करने को भी कहा है। सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक या किसी भी ऐसे तत्व की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। जिन घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा है, वहां अब बहनों का समय बच रहा है। परिवार के बच्चों को दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारियां भी कम हो रही है। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। और देश में उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं 7 साल पूरे होने पर किस तरह का बदलाव जमीन पर दिखाई दे रहा है। 5 अप्रैल 2016 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों की मदद के लिए ये योजना थी। ये एक इकोसिस्टम तैयार करती है ये पूरी योजना, और इस इकोसिस्टम के तहत बैंकों से ऋण लेकर नए उद्यम लगाने की सुविधा देता है ये योजना। संभावित उद्यमियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन यानी कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराती है ये योजना। इस योजना का किस तरह का बदलाव देखा गया है उस पर भी बात करेंगे। 7 साल में स्टैंड अप इंडिया के तहत जो परिवर्तन आया है उसमें 80% से अधिक ऋण महिलाओं को मिले हैं, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी रही है। अब तक करीब 40,600 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और इस ऋण से 1,80,000 से अधिक उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। योजना की अब तक की उपलब्धियां जो रही हैं 3 हिस्सों में अगर हम इसे देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की किस तरह से एक बदलाव देखा गया है जमीन पर। उद्यमियों के तौर पर अनुसूचित जाति में जो खातों की संख्या रही है वो 26,889 रही है और आवंटित राशि 5,635 करोड़ रुपए रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के खातों में जो संख्या गई है, आवंटित राशि जो रही है वो 1,932 करोड़ से ज्यादा की रही है। साथ ही साथ 8,960 खातों की संख्या रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को ध्यान में रख के इस योजना की शुरुआत की गई थी कि कैसे इनमें एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा बेहतर किया जाए। महिलाओं में खातों की संख्या जो है वो 1,44,787 है, यानी कि जो हम आपको कह रहे हैं कि 80% से ज्यादा इस योजना का फायदा महिलाओं को पहुंचा है। आवंटित राशि 33,152 करोड़ रुपए रही है जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिला है। कुल खातों की संख्या 1,80,636 रही है और कुल आवंटित राशि अगर हम देखें पिछले 7 सालों में तो 40,710 करोड़ रुपए रही है। किस तरह से अभी भी स्टैंड अप योजना में आवेदन किया जा सकता है इस पर भी एक नजर डालते हैं। सीधे बैंक शाखा में जाकर
इसका जो अपना पोर्टल, जो वेबसाइट है, स्टैंड अप इंडिया पोर्टल है, standupmitra.in के जरिए आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कौन लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी इसमें आवेदन कर सकते हैं। महिला उद्यमी ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए ही दिया जाता है। और ग्रीन फील्ड परियोजनाएं क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, सेवा यानी सर्विसेज या फिर व्यापारिक क्षेत्र और कृषि से जुड़ी उन गतिविधियों से संबंधित रखती हैं जिसमें लाभार्थी द्वारा पहली बार स्थापित किए जाने वाला उद्यम शामिल होता है। उद्यमकर्ता किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर ना हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कोई ऋण लेके आप डिफॉल्टर तो नहीं है, यह बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। साथ ही साथ लागत का कम से कम 10% हिस्सा अपने योगदान के रूप में जुटाना होगा आपको। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ा फायदा देश में देखा गया है, जिसमें 80% से ज्यादा महिला उद्यमी रही हैं जिन्हें इस योजना का अभी तक लाभ मिला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं, बुरे वक्त में साथ निभाया है। तुम्हारे कारण ही दादाजी का दिल फिर से धड़कने लगा है। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। संसद में क्या रहा खास, आज लिखित जवाब में देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के दोनों सदनों में सरकार ने सांसदों के अहम सवालों पर विस्तार से जानकारी मुहैया कराई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय ने लोकसभा में बताया है कि आधार सीडिंग और उचित दर की दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों की स्थापना के चलते वर्तमान में देश में कुल वितरण का लगभग 94% पारदर्शी तरीके से ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। बायोमेट्रिक पहचान से वास्तविक लाभार्थियों को एनएफएसए खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित हो रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में बताया है कि एफसीआई के गोदामों में खाद्यान्न खराब होने की कोई सूचना नहीं है। 1 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल खाद्यान्न के भंडारण के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास 714.82 लाख टन की भंडारण क्षमता है, जबकि कुल भंडारित स्टॉक लगभग 321.23 लाख टन है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि 2014 से भारत में एफडीआई में सतत वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में यह 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इनफ्लो दर्ज किया, जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक एफडीआई इनफ्लो है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में बताया है कि सरकार के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 के 442 से बढ़कर फरवरी 2023 तक 92,683 हो गई है। इनमें 4,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स उभरती हुई प्रौद्योगिकियों से संबंधित क्षेत्रों में संलग्न हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनालिटिक्स आदि। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि चीन के साथ व्यापार घाटे में कमी आई है। चीन के साथ व्यापार घाटा प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं का कुल व्यापार का हिस्सा 2014-15 में 86.7% था, जो 2021-22 में घटकर 83.8% हो गया है। इसी प्रकार चीन के साथ व्यापार घाटे को प्रदर्शित करने वाली सेवाओं का प्रतिशत 2014 में 30.3% से घटकर 2019 में 18.5% हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के अंतर्गत
वित्तीय आवंटन बजट अनुमान स्तर पर 73,000 करोड़ रुपए था, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 89,400 करोड़ रुपए कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्य में पिछले 3 सालों में 185 बाहरी लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। 2020 में 1, 2021 में 57 और 2022 में 127 लोगों ने जमीनें खरीदी। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत कुल 1,559 भारतीय कंपनियों ने पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में निवेश किया है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश की 55 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो मशहूर समाज सेविका सुधा मूर्ति को पद्म भूषण प्रदान किया गया। रवीना टंडन, MM किरावानी और आनंद कुमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में 55 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। यह पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण था। इसमें 3 लोगों को पद्म विभूषण, 5 लोगों को पद्म भूषण और 47 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप मेहलाना बिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दिवंगत मुलायम सिंह यादव की जगह उनके पुत्र और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह सम्मान प्राप्त किया। वहीं प्रसिद्ध समाजसेवी और लेखिका सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कारों में प्रमुख रूप से सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, नाटू नाटू गाने की रचना करने वाले संगीतकार MM किरावानी और फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान देने वाली आचार्य डॉक्टर सुकामा देवी, प्रसिद्ध चित्रकार प्रेमजीत बारिया और आदिवासी व नक्सल क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर परशुराम कोमाजी खोड़े को पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्म अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्हीलचेयर से आने वाले 2 पुरस्कृतों को अपने आसन से उनके पास आकर सम्मानित किया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अंतर्यामी मिश्र और मेडिसिन के क्षेत्र में सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित ईश्वर चंद्र वर्मा को राष्ट्रपति मुर्मू ने इसी प्रकार पुरस्कार प्रदान किया। जनजातीय खिलौनों के निर्माण में विशेष काम के लिए प्रसिद्ध हस्तशिल्प कलाकार रमेश परमार और शांति परमार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार ग्रहण करने से पहले PM मोदी का विशेष अभिवादन किया। प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रामकुई वांगबे जेमे न्यूमे ने भी पुरस्कार ग्रहण करने से पहले PM मोदी का अभिवादन किया। कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित परेश रथवा ने पुरस्कार लेने से पहले PM मोदी का विशेष अभिवादन किया। कृषि क्षेत्र में सेवाओं के लिए सम्मानित पटायत कुमार साहू ने भी पुरस्कार ग्रहण करने से पहले PM मोदी का विशेष अभिवादन किया। लोक कार्य श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित थौनाओजम चाओबा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का विशेष रूप से अभिवादन किया। राष्ट्रपति ने उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को भी पद्मश्री से सम्मानित किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 22 मार्च को 3 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों कला, सामाजिक कार्य, जन सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, औषध, साहित्य और शिक्षा, खेल, प्रशासनिक सेवा जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाते हैं। सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज।
भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गुवाहाटी में संपन्न हुई। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव रूपेश कुमार ठाकुर ने बताया कि सभी सदस्य देश मंत्री स्तरीय घोषणा के अधिकतर मुद्दों से सहमत थे। शेष मुद्दों पर जिनेवा में विचार विमर्श किया जाएगा। रोजगार कार्य समूह की इस 3 दिवसीय बैठक का नेतृत्व श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किया। मंत्रालय को श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने का अधिकार प्राप्त था ताकि सभी को टिकाऊ और संतुलित रोजगार के अवसर प्राप्त हों। बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 74 प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में श्रम और रोजगार तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली, असम के पर्यावरण तथा वन एक्ट ईस्ट नीति मामलों और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंद्रा मोहन पटवारी भी उपस्थित थे। और इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति को कोर्ट में एक आपराधिक अभियुक्त की तरह पेश होना पड़ा। न्यूयॉर्क ग्रैंड जूरी की ओर से औपचारिक रूप से आरोप लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सरेंडर कर दिया था। ट्रंप ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया है। अब इस मामले की जांच चलेगी। ये इतिहास में पहली बार था जब अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति को अदालत में आपराधिक अभियुक्त के तौर पर पेश होना पड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान अश्लील फिल्मों की अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंहबंद रखने के लिए धन देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार को मैनहट्टन की अदालत पहुंचे। डेनियल्स को चुप रहने के लिए किए गए भुगतान को लेकर उन पर 34 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसे 34 फेलनी चार्जेस भी कहा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। 34 आरोप ट्रंप के खिलाफ कथित अनुचित व्यवहार के अलग अलग वाकये हैं, न कि 34 तरह के अपराध। मैंने जो एकमात्र अपराध किया है वो है निडर होकर अपने राष्ट्र को उन लोगों से बचाना जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। शुरुआत से ही डेमोक्रेट्स ने मेरे अभियान की जासूसी की, इसे याद रखें। डेनियल्स को चुपके से पैसे के भुगतान से संबंधित 3 मामलों में ट्रंप पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने अपने अपराधों को छिपाया या अधिक अपराध किए। स्टॉर्मी डेनियल्स को तब ट्रंप के अटॉर्नी जनरल रहे माइकल कोहेन ने भुगतान किया था। ट्रंप के खिलाफ औपचारिक आरोप में कहा गया है कि ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन ने इस भुगतान की एंट्री गलत तरीके से की है। 2017 में कोहेन को चेक दिया गया था और इसे कानूनी सेवा लेने के मद में बताया गया था। मैनहट्टन के अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने कहा कि ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपने आपराधिक आचरण को छिपाने के लिए बार बार अपने व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की। वहीं ट्रंप के वकीलों ने कहा कि ब्रैग ने एक राजनीतिक मामले को राजनीतिक सजा में तब्दील कर दिया। 34 false statements. अन्य अपराधों को छुपाने के लिए 34 झूठे बयान दिए गए। ये न्यूयॉर्क राज्य में घोर अपराध है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। हम गंभीर आपराधिक आचरण को सामान्य नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। Will not normalize serious criminal conduct. ट्रंप के मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर का समय जरूर तय कर दिया है, लेकिन अब इस तारीख पर बहस के समय प्रोसिक्यूटर्स को सभी सबूत पेश करने होंगे। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप अपने केस को किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करा सकते हैं। ट्रंप पहले ही न्यायाधीश जुआन मर्चर के खिलाफ अविश्वास जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में ट्रंप की पार्टी से जुड़े एक आपराधिक टैक्स धोखाधड़ी के मामले में भी जुआन अध्यक्षता कर चुके हैं। डेनियल्स का कहना है कि साल 2016 की शुरुआत में उनका ट्रंप के साथ अफेयर था, हालांकि ट्रंप इस बात से इनकार करते रहे हैं। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ।
तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। दूरदर्शन और प्रसार भारती के आर्काइव का खजाना जल्दी ही OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसके लिए अमेजॉन से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ एक करार किया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र और अमेजॉन के चेतन कृष्णस्वामी ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह करार देश के युवा क्रिएटिव माइंड्स के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने OTT प्लेटफॉर्म को चेताते हुए कहा कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता न परोसी जाए और राष्ट्र विरोधी ताकतों को भी बढ़ावा न मिले। OTT platforms has the responsibility of ensuring that their platform does not propagate vulgarity and abuse camouflaged as creative expressions. Creativity के नाम पे हम कुछ भी OTT पर नहीं परोस सकते, ये भी हमें इंश्योर करना है, क्योंकि अभी तो प्लेटफॉर्म्स बड़े होने शुरू हुए हैं, अभी तो करोड़ों लोग इससे और जुड़ने वाले हैं। So I think this is the time that industry where we have self-regulation, we should also look at these details, because India is a diverse country and OTT must also reflect the collective conscience of the country, and our creative minds, our creative economy should benefit out of that. भारत में अमेजॉन 2 दशक पूरे कर चुका है और OTT कंटेंट के अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अमेजॉन अब TV स्टिक्स भी बना रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को बधाई देते हुए अमेजॉन के वाइस प्रेसिडेंट चेतन कृष्णस्वामी ने कहा कि आज का दिन क्रिएटिविटी और भारत सरकार की सहभागिता के रूप में जाना जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा का सवाल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही इसका विवरण मौजूद है। हमारी परंपरा प्रकृति के साथ संतुलन बनाने और इसकी सुरक्षा का संदेश देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 मई 2018 को प्रसारित अपने कार्यक्रम मन की बात में विश्व समुदाय को भारतीय परंपराओं से सीख लेकर अगली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया था। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है। हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। और आइए खेल जगत से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप में। तेज गेंदबाज एडम मिलने के शानदार प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को सीरीज के दूसरे T20 मैच में 9 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 141 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से एडम मिलने ने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। जवाब में कीवी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। टिम सीफर्ट ने 79 रन की नाबाद पारी खेली। नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटग्रस्त होने और शाकिब अल हसन के अचानक से टूर्नामेंट से हटने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को लगभग दोगुनी कीमत देकर टीम में शामिल किया है। जेसन रॉय ने पहली बार गुजरात लायंस के लिए IPL के 2017 संस्करण में भाग लिया था। आखिरी बार 2021 के सीजन में वे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले थे। अमेरिका ने इस साल भारत में होने वाले 1 दिवसीय विश्व कप के फाइनल क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में जगह बना ली है। मंगलवार को अमेरिका ने जर्सी को 25 रन से हराया। अमेरिका की टीम शीर्ष पर रही और उन्होंने जिम्बाब्वे में जून-जुलाई में होने वाले फाइनल क्वालिफायर में जगह बनाई। 2025 विमेन्स यूरोपियन चैंपियनशिप की मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा। इस बात की जानकारी यूएफा ने दी।
स्विट्जरलैंड ने इससे पहले साल 2008 में पुरुषों के यूरो कप की ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मेजबानी की थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और चेल्सी के बीच स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। मैनेजर ग्राहम पॉटर के जाने के बाद से चेल्सी का ये पहला मुकाबला था। वहीं दूसरी ओर मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ मिली हार के बाद लिवरपूल की टीम इस मुकाबले में 6 बदलाव के साथ उतरी थी। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने एस्टोरियल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। हालांकि अंतिम 32 के मुकाबले में थीम को अपने ही देश के सेबेस्टियन ऑकनर के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए पसीना बहाना पड़ा। थीम ने इस मुकाबले को 3-6, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। छठी वरीयता प्राप्त बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को चार्ल्सटन ओपन में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्लोएन स्टीफेंस के खिलाफ मुकाबले को अजारेंका ने 3-6, 6-1, 6-2 से जीता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। देश की कुछ और बड़ी खबरों को आपके साथ छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत दौरे पर आए दक्षिण सूडान के संसदीय दल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ट्रांजिशनल नेशनल असेंबली की अध्यक्ष जेम्मा नूनू कुंबा के नेतृत्व में ये संसदीय दल भारत के दौरे पर है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने भारत अफ्रीका के व्यापारिक सांस्कृतिक संबंधों को ऐतिहासिक बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुंबा को भारतीय संविधान की प्रति भी भेंट की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को उनकी पेशी हुई। गौरतलब है कि 13 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई होगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए वकील वर्चुअल रूप से पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं। सीजेआई ने कहा कि हमने बढ़ते कोरोना मामलों पर समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखी हैं। ऐसे में वकील हाइब्रिड मोड का उपयोग कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन उपस्थित होने का ऑप्शन चुनते हैं तो हम आपको सुनेंगे। केरल के न्यूज चैनल मीडिया वन को सिक्योरिटी क्लियरेंस न देने के गृह मंत्रालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि किसी मीडिया संगठन के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता। केंद्र ने मीडिया वन को दिए गए सिक्योरिटी क्लियरेंस को वापस ले लिया था और चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला को हाई कोर्ट जाने को कहा और साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई कर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ये भी देखे कि अब्दुल्ला वाली सीट पर चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बुधवार को एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। आतंकी ठिकाने से मोर्टार बम समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। जब्त हथियारों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आतंकी ठिकाना पुराना था। एफबीआई की मदद से मेक्सिको से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को बुधवार को दिल्ली लाया गया। दिल्ली पुलिस ने देश से बाहर जाकर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा है। बॉक्सर सिविल लाइंस इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में वांछित था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई महीनों से उसका पीछा कर रही थी। केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने वाले आरोपी शाहरुख सैफी को पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अलपुझा कुन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के D1 डिब्बे के अंदर एक यात्री पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी थी। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस मामले में इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं शाहरुख सैफी का संबंध किसी अन्य आतंकी संगठन से तो नहीं है। राजधानी दिल्ली में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। बुधवार को 2 दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन मंत्री स्तरीय सत्र हुआ, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 68वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह में भाग लिया। सर्बानंद सोनोवाल ने मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई।
इस मामले में जैकलिन फर्नांडिस से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है।